हेलो दोस्तों, O2IS अकेडमी के HCS डिस्कशन वाले सेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आए हैं इस बार जो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहे हैं, हम उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, क्या ट्रेंड रहा है, क्या चेंजेस इसमें उन्होंने किए हैं और उनके सॉल्यूशंस को भी हम देखेंगे। सो जस्ट हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट अवे। सो जस्ट थोड़े से की यहाँ पे टेक अवेज हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने इस एग्ज़ाम से सीखी हैं, कि क्या ट्रेंड यहाँ पे आ रहे हैं हिस्ट्री में। अगर हिस्ट्री के सेक्शन की अगर हम बात करें तो ओनली हिस्ट्री पोर्शन के जो क्वेश्चंस हैं वो मॉडरेट से डिफ़िकल्ट हम इसको बोल सकते हैं, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, बिकॉज इजी क्वेश्चंस बहुत ही कम थे इसमें डिफ़िकल्टी का लेवल अच्छा था। इनफैक्ट यूपीएससी के लेवल का हम कह सकते हैं। हालांकि जो कुछ हम कह सकते हैं अगर ऑप्शंस हैं वो इजी थे कुछ ऑप्शंस, लेकिन ओवरऑल हिस्ट्री का जो सेक्शन है उसको आप किसी भी तरीके से इजी नहीं कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट कैटेगरी में भी हम इसको डाल सकते हैं। सो आज हम वही देखने वाले हैं कि कौन से ऐसे लेफ़्ट ओवर टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे छोटे टॉपिक्स हैं जिसको अब इवन स्टेट वालों ने भी टारगेट करना शुरू कर दिया है, जो पहले नहीं पूछे जाते थे। जैसे हम वैसे भी हिस्ट्री के क्वेश्चन से बात करते हैं, क्रोनोलॉजी के जो रिगार्डिंग सवाल है वो काफ़ी आने शुरू हो गए हैं, जो सिर्फ हमें जिसमें टाइम लाइन लिखनी होती है, टाइम लाइन के बारे में देखना होता है कि कौन सा रूलर या कौन सी चीज़ पहले आई, फिर उसके बाद। तो क्रोनोलॉजी के काफ़ी क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखें, जो इवन यूपीएससी ने जो ट्रेंड शुरू किया था वो स्टेट्स में पहुँच गया है। सो क्रोनोलॉजी यहाँ पे हमें देखने को मिली, जो कि पहले नहीं इतने सवाल आते थे, एटलीस्ट स्टेट्स की जब हम बात करते हैं। और अब हम एक और चीज़ यहाँ पे देखते आ रहे हैं कि जो पहले लेफ़्ट ओवर टॉपिक्स थे, आप लगाओ कि पहले जो इतने नहीं पूछे जाते थे, वो भी अब कहीं ना कहीं प्रोमिनेंस में आते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि अर्ली मिडिएवल हिस्ट्री। अभी अर्ली मिडिएवल हिस्ट्री का कौन सा वाला पार्ट है? ये है 700 से 1200 एडी। ये वो हिस्ट्री का पोर्शन है जो एंशंट के बाद और जब दिल्ली सल्तनत एक्चुअल में इस्टेब्लिश होती है उससे पहले का जो 500 ईयर्स का राजपूत रूल है, जिसमें राष्ट्रकूटास, प्रतिहारास और काफ़ी बड़ी डायनेस्टीज़ आती हैं, उसमें से क्वेश्चंस अब काफ़ी देखने को हमें मिल रहे हैं इवन इन यूपीएससी। सो अर्ली मिडिएवल की तरफ जो एक पुश दिख रहा है, ये ओवरऑल हमें हर एग्ज़ाम में दिख रहा है। जबकि हम सिविल सर्विसेज की बात करें तो ये अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे होने वाले हैं। इसमें हम देखते हैं कि कौन से टॉपिक्स, इसी में कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया, राष्ट्रकूटास, पालास, प्रतिहारास, जो कि इंपॉर्टेंट राजपूत डायनेस्टीज़ थी, अर्ली मिडिएवल डायनेस्टीज़ थी इंडिया में। राजपूत के ओरिजिन की बातें, अर्ली मिडिएवल इंडिया में इवन पल्लव्स भी आ जाते हैं, चोलास भी आ जाते हैं। इनके ऊपर पहले भी हालांकि सवाल आते थे, लेकिन अब इनका इंपॉर्टेंस हमें ज़्यादा दिख रहा है। जैसे कि हम इवन तमिल टर्म्स, जो संगम लिटरेचर की और जो तमिल टर्म्स हैं, वो इस बार 2-3 क्वेश्चन में हमें दिख रही हैं। एंड नाउ इवन भक्ति मूवमेंट, जो कि आर्ट एंड कल्चर में भी कुछ इसको इंक्लूड कर देते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि फिर से ये अर्ली मिडिएवल हिस्ट्री का पार्ट आ गया है। 6-7 सेंचुरी एडी से इसकी कहीं ना कहीं शुरुआत होती है, स्पेशली इन साउथ इंडिया। तो इस चीज़ का आपने अच्छे से ध्यान रखना है कि जो पहले सल्तनत, मुगल्स, इनसे जो क्वेश्चंस बिल्कुल इन्हीं चीज़ों से घिरे हुए होते थे, यही टॉपिक्स ज़्यादा पूछे जाते थे। अब कहीं ना कहीं उन टॉपिक्स की जो इम्पोर्टेंस है बहुत कम होती हुई दिख रही है। अब राजपूत हिस्ट्री की तरफ ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और जो हिस्ट्री कहीं ना कहीं गायब थी हमारी टेक्स्ट बुक से, अब वो ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस में आ रही है। जो ओल्ड एनसीईआरटी अगर आप सतीश चंद्र पढ़ेंगे, उसमें ये टॉपिक्स आपको फिर भी मिल जाते हैं। स्पेशली अगर विमेन की अगर बात करें तो विमेन लीडर्स के कंट्रीब्यूशन को भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है क्वेश्चंस में। मटंगनी हज़रा की जैसे हम बात करते हैं, मटंगनी हज़रा जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरी थे, जिसका हम ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, किसी टेक्स्ट बुक में उनका मेंशन नहीं आता है। सो उनके ऊपर 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। और फॉरगॉटन पर्सनैलिटीज़ एंड फ्रीडम फाइटर्स, क्योंकि हमने अगर हरियाणा की अगर हम बात करें तो फ्रीडम फाइटर के ऊपर हमेशा एक ज़्यादा फोकस रहा है हरियाणा की तरफ, वो ट्रेंड अभी भी चल रहा है। और कहीं ना कहीं 1857 रिवोल्ट की जब हम बात करते हैं तो ये उनके फेवरेट टॉपिक्स में से एक है, जो आगे भी शायद रहने के चांसेस हैं, क्योंकि इन्हीं की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। सो विमेन का कंट्रीब्यूशन, भक्ति सिस्टम और अर्ली मिडिएवल इंडिया की जब हम बात करते हैं तो ये ज़्यादा अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चंस देख रहे हैं। सेम चीज़ हमें यूपीएससी में भी देखने को मिली थी। तो यहाँ पे फिर से मैं आपको ये चीज़ दिखा दूँ, जो अर्ली मिडिएवल हिस्ट्री है
जो कि 700 से 1200 AD के बीच में है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपने फोकस करना है। इवन हर एग्ज़ाम में, ना ही सिर्फ यहाँ पे हरियाणा में, ना ही यूपीएससी, इन एवरी एग्ज़ाम राजपूत हिस्ट्री जो है, ये इसको हम फ्यूडल एज भी बोलते हैं इंडिया का। अब ये ज़्यादा आपके मेंशन में आ रही है, ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अब ये वो टॉपिक्स हैं क्योंकि दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, ताजमहल, ये जो पहले सवाल इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आया करते थे, मोहम्मद गौरी, गजनी, कासिम, अब इसके ऊपर से फोकस हमें हटता हुआ दिख रहा है। सो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें इस एग्ज़ाम में ध्यान रखनी है। इसके बाद इवन मौर्याज़, गुप्ताज़, ये जो टिपिकल हमारे एंशिएंट इंडिया के टॉपिक्स हैं, ये भी बहुत हद तक गायब रहे हैं। हड़प्पा के ऊपर हालांकि एक सवाल है, एक दो वैदिक टर्म्स के ऊपर है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मेन टॉपिक्स थे, अगर मैं आपको थीम बताऊं तो जो मेन टॉपिक हुआ करते थे, अब वो टॉपिक कहीं ना कहीं इग्नोर हो रहे हैं। और जो छूटे हुए टॉपिक्स थे, जो कम फोकस किया करते थे स्टूडेंट्स और इवन टीचर्स पढ़ाते हुए, उनके ऊपर जो सवाल है अब ज़्यादा बन रहे हैं। यही एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। हालांकि यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज में किसी भी ट्रेंड को मानना एक गलती होगी। कभी भी कोई भी ट्रेंड यहाँ पे बदल सकता है, लेकिन फिर भी जो मोटे तौर पे हमने जो चीज़ें देखी हैं वो क्या है कि ये टॉपिक्स, पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा अब ध्यान दिया जा रहा है। तो अब हम ब्रेकअप की बात करते हैं। अगर मैं इसमें आर्ट एंड कल्चर भी कहीं ना कहीं जोड़ दूं तो 26 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में बनते हैं 100 में से, जो कि 1/4 से भी ज़्यादा है। सो डैट इज़ अ ह्यूज वेटेज, बहुत ही अच्छी वेटेज हिस्ट्री को मिली है। एंशिएंट इंडिया, अर्ली मिडिएवल को मैंने यहाँ पे अलग लिया है, मिडिएवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया और आर्ट एंड कल्चर के भी क्वेश्चंस। सो 5, 5, 4, 8, 4, और अगर टोटल इसका देखें तो 26 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। फिर से मॉडर्न हिस्ट्री जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, उसमें से 8 क्वेश्चंस आए हैं जो सबसे ज़्यादा आए हैं। पुराना सो कॉल ट्रेंड कंटिन्यू रखा है, लेकिन जैसे ही आपने यूपीएससी में भी देखा है, जैसे कुछ लोगों के मन में धारणा होती है कि अर्ली मिडिएवल या फिर मिडिएवल मत ना करके जाओ और एंशिएंट और मॉडर्न कर जाओ तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा कोई भी मन में आपने धारणा नहीं बना के रखनी है, क्योंकि कोई भी ट्रेंड असल में फॉलो नहीं होता है किसी भी एग्ज़ाम में। कभी भी ये चीज़ रिवर्स हो सकती है, कभी भी बदली जा सकती है। हालांकि इस साल का जो ब्रेकअप है वो कुछ इस तरह का है। अब इसमें से कुछ एक दो चीज़ें आप आर्ट एंड कल्चर में और जोड़ सकते हैं, जो कि मैंने मिडिएवल में ही काउंट कर दी हैं, तो वो थोड़ा बहुत ब्रेकअप में ऊपर नीचे आप इसमें कर सकते हैं। अब हम सीधा क्वेश्चंस के डिस्कशन के ऊपर आते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू होते हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि लेटर वैदिक पीरियड में बलि जो टर्म था उसका क्या मतलब है। ये बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन है। हालांकि हिस्ट्री थोड़ी सी टफ आई है, लेकिन ये क्वेश्चन को हम सिंपल बोलेंगे, सो इसका आंसर होगा बी। बलि एक टैक्स था जो कि पहले वॉलंटरी था और बाद में कंपल्सरी इसको कर दिया गया। तो ये बहुत एक यहाँ पे इजी क्वेश्चन हम इस पे बोलेंगे, बी इसका आंसर होगा। नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड जो सवाल है, अष्टपद यहाँ पे एंशिएंट इंडिया में किसको कहते हैं। फिर से जो मैं पहले बात कह रहा हूँ उसको मैं रिपीट करता हूँ कि एंशिएंट इंडिया में यहाँ पे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। टर्म्स, अगर एंशिएंट इंडिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पे संस्कृत और प्राकृत टर्म्स आती हैं, संस्कृत और प्राकृत। अगर मैं वही चीज़ मिडिएवल में आ जाऊँ, इस्लामिक रूल इस्टेब्लिश होने के बाद, तो कौन सी टर्म्स यहाँ पे आएंगी, फ़ारसी और अरबी। अरबी कम और फ़ारसी ज़्यादा, पर्शियन एंड अरबिक। अरबिक फिर थोड़ी कम होगी क्योंकि इंडिया में जो भाषा आई, जो तुर्क लेके आए, दिल्ली सल्तनत के रूलर्स और इवन मुगल्स लेके आए, वो फ़ारसी भाषा लेके आए। आज भी अगर आप कोई भी फ़ारसी मूवी देखोगे आपको बहुत से वर्जन के समझ में आ जाएंगे, क्योंकि हमारी लैंग्वेज अंग्रेज़ों के आने से पहले जो ऑफिशियल भाषा थी वो फ़ारसी ही थी। तो इसके जो टर्म्स हैं जो इस बार भी हमें दिखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चीज़ों के ऊपर आपने बहुत फोकस देना है। और इसके साथ एक तमिल भी ऐड कर लीजिए, जो कि इंडिया में बोली जाने वाली सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस में से एक है, जिसकी टर्म्स पूछी जाती हैं, स्पेशली जब हम संगम कल्चर की बात करते हैं। हाँ जी, तो सेकंड क्वेश्चन, अष्टपद यहाँ पे किसको कहते हैं। अष्ट मीन्स 8, पद यहाँ पे मीन्स पाँव। ठीक है, अब यहाँ पे हम मैरिज रिचुअल को काट सकते हैं। अष्टपदा का मैरिज रिचुअल से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं कि असुर है 8 टांगों वाला,
लेकिन ऐसी कोई भी असुर की बात ऋग्वेद या किसी चीज़ में नहीं की गई है। सो लॉजिक के तहत ये चीज़ काटी जा सकती है। देन कैवेलरी यूनिट कंप्राइजिंग ऑफ 8 हॉर्सेस। कैवेलरी हम बोलते हैं वो फौज जो कि घुड़सवार हो। इसमें भी ऐसा कोई मेंशन नहीं है, और गेम ऑफ चेस को हम यहाँ पे टिक करेंगे, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अष्टपद एक ऐसी गेम थी जो कि चेस के जैसी थी और जिसको गौतम बुद्धा मना करते थे खेलने के लिए। ये काफ़ी लत लगवाने वाली गेम थी और काफ़ी महान जो फिलोसोफर्स से इस गेम का काफ़ी खंडन किया है, काफ़ी ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ किया है। हालांकि फिर से ये एक टफ सवाल मैं बोलूँगा, क्योंकि ये चीज़ हमें प्रॉपर टेक्स्ट बुक में नहीं दिखती हैं ऐसी टर्म्स। तो जो कुछ आपको टफ टर्म्स दिख भी जाएं, उन क्वेश्चन से घबराना नहीं है, क्योंकि ये सवाल अगर आपके लिए टफ़ है तो बाकियों के लिए भी टफ़ है। बिकॉज हमें हिस्ट्री में पीएचडी नहीं करना है, हमें उतना ही करना है जितना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो इसका सी आंसर होगा। हम थर्ड पे आते हैं। ये बहुत बड़ा एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ था कि कौन सी साइट है। अब आप ये चीज़ याद रखें, हरियाणा जो एक स्टेट है वो दिल्ली के बिल्कुल पास है, और दिल्ली के पास एक जगह होती थी, अगर इसी पे हम वापस जाएं, अभी भी है हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर में कुरु महाजनपद हुआ करता था, इसलिए वैदिक हिस्ट्री की तरफ थोड़ा हरियाणा में ज़्यादा झुकाव हमें दिखता है। वैदिक एंड हड़प्पा इसलिए क्योंकि राखीगढ़ी जैसी बहुत सबसे बड़ी साइट है अब हरियाणा में आ गई है, तो इनके ऊपर हरियाणा का जो कमीशन है वो ज़्यादा फोकस करने वाला है, जैसे कि इस क्वेश्चन में है। तो पूरा इसमें आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है। एक प्लान सेटलमेंट है, एक मड ब्रेक स्ट्रक्चर है, पॉटरी यहाँ पे मिलती है कालीबंगा के जैसी। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जगह कालीबंगा के पास होनी चाहिए, क्योंकि कालीबंगा के जैसी पॉटरी मिल रही है तो उसी के पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे गुजरात और यूपी वाला जो ऑप्शन है यहीं कट हो जाता है, क्योंकि ये अगर कंपैरिजन करें तो दूर पड़ता है कालीबंगा से। और यहाँ पे हमें पॉटरी मिलती है, टेराकोटा व्हील्स मिलते हैं, बुल फिगरीन्स मिलती हैं, बहुत सारी एनिमल बोन्स मिलती हैं, हॉप स्कॉचेस मिलते हैं, ठीक है, वो जो पत्थर हम पिट्ठू खेलते हुए जो हम सेट कर देते हैं बच्चों के लिए खेलने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे और भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे पाई गई हैं। और ये चीज़ यहाँ पे याद रखना कि 2 यहाँ पे ऑप्शन बचते हैं जिनको आप करेक्ट कर सकते हैं, हर बनावली और राखीगढ़ी। फिर भी अगर आप यहाँ पे एक गेस भी मारना चाहें तो आप इस चीज़ से मान सकते हैं कि राखीगढ़ी सबसे इम्पॉर्टेंट साइट है, और जो बनावली है वो उतनी प्लान नहीं है, और वो एक ओवल शेप्ड सेटलमेंट है, ओवल शेप्ड, थोड़ी सी गोल है, और उसके अंदर इतनी चीज़ें हमें नहीं मिली हैं। और सबसे ज़्यादा जो हमारा एक्सकवेशन हुआ है, जो डिस्कवरी हुआ है, वो राखीगढ़ी के ऊपर हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो फोकस यहाँ पे जाना चाहिए वो राखीगढ़ी ऑप्शन की ही तरफ जाना चाहिए। और ये सबसे बड़ी साइट अब डिक्लेयर हो चुकी है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, और डी ही इसका करेक्ट आंसर है। सो थर्ड का आंसर डी हो जाएगा। अगेन इट्स अ टफ क्वेश्चन, इसको हम ईजी नहीं बोल सकते हैं, दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। बट हड़प्पन या फिर कोई भी हिस्ट्री का टॉपिक जो भी न्यूज़ में हो वो चीज़ आपने अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि राखीगढ़ी जैसी साइट्स पे जो हमारी एक्सकवेशन है और जो वहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्कवरी है वो चलती ही जा रही है। हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। ये फिर से एंशिएंट इंडिया के ऊपर है, हम इसको कहीं ना कहीं अर्ली मिडिवल से भी जोड़ के देख सकते हैं। हर्षवर्धन के बारे में, जो कि असल में पुष्यभूति डायनेस्टी के रूलर थे। अगेन हर्षवर्धन की जो कैपिटल थी शुरुआत में वो थानेसर थी हरियाणा में। फिर से यहाँ पे एक हरियाणा कनेक्शन दिख रहा है हमें। सो डैट मीन्स हिस्ट्री में भी जिसका ज़्यादा ताल्लुक़ हरियाणा से है, आपने उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, इवन दो आप अगर नेशनल लेवल पे पढ़ भी रहे हैं। पुष्यभूति डायनेस्टी, औदम्बराज, अर्जुनयान्स, ठीक है, ये और भी कुछ डायनेस्टीज़ हैं जो आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो स्टिल हम ये देख सकते हैं कि हर्षवर्धन के ऊपर फोकस क्यों किया गया। हालांकि बाद में कन्नौज में भी शिफ्ट हो गए थे, बट स्टिल। सो मौखारी डायनेस्टी कन्नौज में फिर यहाँ पे प्रोमिनेंट थी, इधर नहीं थी, तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है। तो आपने 1 को यहाँ पे एलिमिनेट करना है, और सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुलकेशिन 2 से हारे थे, आई होल्ड इंस्क्रिप्शन में पता लगता है। बन मयूरा मटंगा जैसे फेमस राइटर्स इनके कोर्ट पे थे। हालांकि ये स्टेटमेंट भी हमें स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में नहीं देखने को मिलती है, हमें चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। सो ये भी अगर मैं ये वाली स्टेटमेंट कहूँ तो इसको मैं वेरी डिफ़िकल्ट में मान लूँगा। तो यहाँ पे अगर लेकिन ऑप्शंस देखें तो आपने सिर्फ 1 एलिमिनेट करना है, उस हिसाब से फिर भी हम इसको थोड़ा सा इजी कह सकते हैं।
और फोर्थ यहाँ पे है कि रत्नावली, प्रियादर्शिका और नागमांजरी नाम के प्लेज लिखे। हालांकि जो तीसरा प्ले लिखा दैट वाज नगानंदा, तो हो सकता है उसी का दूसरा नाम नागमंजरी हो, तो इसको गलत करार हम नहीं करेंगे। सो 2, 3 एंड 4 जो कि सी है इसमें करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे। एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो सबसे डिफ़िकल्ट सवाल होते हैं प्रीलिम्स में करने के लिए वो 2 स्टेटमेंट वाले होते हैं। उसमें आप किसी भी तरीके से कुछ भी एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए, तभी वो चीज़ हो सकती है। जहाँ पे भी 3 या 4 स्टेटमेंट्स हैं वहाँ पे सबसे पहले देखें कोई एलिमिनेट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 स्टेटमेंट वाले में आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। और 3 और 4 स्टेटमेंट वाली काफ़ी यहाँ पे सवाल है, इसलिए एलिमिनेशन का जो मेथड है काफ़ी क्वेश्चन में सही लगा। अब 5th क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से मैच द फॉलोइंग का सवाल है। मैच द फॉलोइंग भर भर के इन्होंने पूछा हुआ है, पता नहीं क्या सोच के इन्होंने पूछा इतना ज़्यादा। सो मैच द फॉलोइंग बहुत आते हैं यहाँ पे आपने एक ही चीज़ देखनी है, B4 यहाँ पे आपने देखना है। तोलकाप्पियम जो कि तोलकाप्पियार के द्वारा लिखी गई तमिल ग्रामर थी। अगर आप इसमें देखें तो B का 4 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, अदरवाइज़ 1, 1 और 3 यहाँ पे दिया हुआ है। सो A ऑप्शन ईज़िली यहाँ पे बाकी एलिमिनेट करके हो जाएगा। हालांकि सवाल उतना इजी नहीं है अगर 2 को छोड़ दें। अरिका मेडू अगेन एक तमिलनाडु में जगह है जहाँ पे रोमन फैक्ट्री यहाँ पे आई थी। ये 2 अगर देखें तो यहाँ पे तमिल टर्म्स पूछी गई हैं जो कि इजी नहीं है। वलाल्स का यहाँ पे मतलब है पेट्रन्स, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी तमिलनाडु वाले लैंड में। माँ और वैली यहाँ पे मेजर्स ऑफ लैंड थे, जैसे कि बिस्वा थी जिसका सवाल हम करने ही वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल उतना इजी नहीं है, लेकिन फिर भी ऑप्शंस देख के हम यहाँ पे एलिमिनेट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन को अगर देखें तो उतना इजी हम इसको नहीं बोलेंगे, तो इसमें ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको बाकी नहीं भी आते हैं सो ओनली 1 विल डू। अब है 6th क्वेश्चन। ये फिर से अर्ली मिडिएवल इंडिया के बारे में है। अर्ली मिडिएवल, तो इसमें से 4 इवेंट्स आपको दिए हुए हैं और आपने बताना है कि कौन सा यहाँ पे पहले है, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद। ये जो सवाल है इसको वेरी डिफ़िकल्ट में मैं मानूंगा, बिकॉज पहले तो आपको सारी डायनेस्टीज़ का पता होना चाहिए एंड देन उसके बाद इफ़ यू जस्ट सी उनके रूलर्स के रेन का भी पता होना चाहिए, कौन सा रूलर किस टाइम के आसपास आ रहा है। अगेन मैं आपको ये चीज़ रिपीट कर दूं कि आपने एक जो टाइम पीरियड है वो रटना नहीं है, आपको जस्ट एक आइडिया होना चाहिए। और जो किसी भी डायनेस्टी का मेन रूलर है, जो स्टार्टर है, आप जो टाइम फ्रेम है उसी का आइडिया रखें। बहुत ज़्यादा अगर टाइम में जाएंगे तो फिर सारा साल टाइम ही रटते हुए रह जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे है प्रतिहार्स का जो राइज होता है वो कब होता है। मिहिर भोज, इसके ऊपर 2 सवाल आए हुए हैं, इनका 830 AD के आसपास राइज होता है। अगेन हम अंदाजे से ही करेंगे, एग्जैक्ट डेट का कोई मतलब नहीं है, नोबडी विल आस्क। फिर से मैं बता दूं, एग्जैक्ट डेट नहीं करनी है आप लोगों ने, आपको एक इंटेलिजेंट गेस मारनी है और अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किसके पहले आई है, कौन सी चीज़ किसके बाद आई है। पल्लवा पावर महेंद्र वर्मन, जो पल्लव थे वो 2nd 3rd सेंचुरी से चल रहे थे तमिलनाडु में, लेकिन बीच में गैप आ गया था। लेकिन उसके बाद फिर से 600 समथिंग से पल्लव की जो पावर्स हैं वो नॉर्थ तमिलनाडु में फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जो पल्लव्स हैं महेंद्र वर्मन के अंडर 600 to 630 के आसपास हमें यहाँ पे ताकत में दिखते हैं। तो अभी ये फर्स्ट पे चल रहा है। 3rd इज़ पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाल, दिस इज़ अराउंड 730 AD, जो कि बंगाल और बिहार वाले साइड में वो अपना इस्टेब्लिश करते हैं। और इवन बुद्धिस्ट जो मोनास्ट्रीज़ हैं, विहाराज हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी, वेदांतीपुरा, विक्रमशिला, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन पालाज ने। उसके बाद है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर बाय परंटका वन। सबसे पहले चोलास पल्लवास के बाद ही आते हैं। चोलास कम आफ्टर द पल्लवास 800-900 AD के आसपास। 850-900 AD अगर मैं जल्दी से जल्दी मान भी लूँ तो ये इसका एक गैस बनता है। तो सबसे पहले इज़ 2 सबसे पहले यहाँ पे आएगा। सो ये 2 तो पहले ही एलिमिनेट हो गए। अब हमने देखना है 2143 है या 2314 है, हालांकि मैंने इसमें तो मार्क किया हुआ है आंसर। सो इज़ इट 2143 और 2314। तो यहाँ पे 21 को क्यों हम एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि जो प्रतिहारास हैं यहाँ पे
वो 830 के आसपास आ रहे हैं और पालाज 700s में आ रहे हैं, तो लगभग 100 साल का यहाँ पे गैप है। सो 1 भी यहाँ पे एलिमिनेट हो सकता है। सो 2, 3, 1, 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फिर से वही चीज़ रिपीट करूँगा, जो अर्ली मेडिएवल हिस्ट्री है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंस उसको दी जा रही है। प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, पाला डायनेस्टी के जो सब इनके इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं, इनके इवन इंस्क्रिप्शंस भी हैं, इनके बैटल्स हैं, हो सकता है अगले एग्ज़ाम में इनके बैटल्स भी दिखने शुरू हो जाएं। इनके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे चोलास के ऊपर सवाल है, फिर से इसको अर्ली मेडिवल में डाल सकते हैं क्योंकि 1000 AD के आसपास है। हालांकि चोलास, पल्लवास हम वैसे भी इंपॉर्टेंस देते हैं इन टॉपिक्स को। सो राजेंद्र चोल ने यहाँ पे मालीगई कोल नाम के स्टैंडर्डाइज मेजरिंग यूनिट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा। कोई भी अगर हम विकीपीडिया और टेक्स्ट पढ़ें तो मालीगई कोल नाम की जो कोई चीज़ राजेंद्र चोल से यहाँ पे कनेक्ट नहीं करती है। अगर किसी को कोई कनेक्शन मिले तो ज़रूर बताए। सो आई विल टेक इट एज रॉन्ग स्टेटमेंट। एंड सेकेंड इज कि राजेंद्र चोल के बेटे अरुमोली वर्मन ने बृहदेश्वरा टेम्पल को बनाया, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि इनके फादर ने एक्चुअली में वो डेवलप किया है। फिर भी इस आंसर को मैं थोड़ा सा डाउटफुल मानता हूँ। हालांकि दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे इनकरेक्ट लग रही हैं। सेकंड तो डेफिनेटली इनकरेक्ट है, बट मालीगई कोल इज अ लिटिल बिट डाउटफुल आई वुड से। बट सिंस इसका मेंशन विकीपीडिया और बाकी साइट्स में नहीं मिलता है, सो आई विल टेक इट एज रॉन्ग। सो बी स्टेटमेंट अभी इसमें होना चाहिए, हालांकि इसमें करेक्शन का स्कोप है। ना 8th क्वेश्चन है, ये अब टिपिकल मुग़ल इंडिया से आया हुआ है। ये रिलेटिवली हम इसको इजी सवाल इसको बोलेंगे, ठीक है, कि कौन सा जो अफसर है वो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर देन सबसे छोटा। इस सीक्वेंस में हमें इसको लगाना है। सबसे पहले तो हम इस जब चारों वर्ड्स को पढ़ते हैं तो ये देख लें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ठीक है। तो सबसे छोटा जो है वो कौन होगा, एक मुकद्दम और जो खूत थे ये 2 ऑफिसर्स थे, 2 लोकल, आप इनको सरपंच बोल लीजिए, बड़े बड़े चौधरीज बोल लीजिए, जो कि विलेज लेवल पे एग्जिस्ट करते थे। तो सबसे छोटा तो मुकद्दम ही है इसमें, ठीक है। तो ये 2 तो बिल्कुल एलिमिनेट हो गए। और सबसे बड़ा इनमें कौन होगा, सूबादार, जो कि आज के गवर्नर या CM के बराबर है। और जो फौजदार होता था वो आपके डिस्ट्रिक्ट के लेवल का एक पुलिस ऑफिसर की तरह होता था। तो सूबादार फौजदार से डेफिनेटली बड़ा था। और अमीन वगैरह ये अगेन मुकद्दम से बड़े थे लेकिन फौजदार वगैरह से छोटे थे। सो डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो इसी तरह के लॉजिक लगा के आपने सारे जो सवाल है वो हल करने हैं। सो डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे शाहजहां की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के ऊपर मैच द फॉलोइंग पूछा गया है। आप इसको हिस्ट्री में भी काउंट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आर्ट एंड कल्चर में भी काउंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो अगर आपको डी सवाल पता है कि शाहजहां जिसका नाम था खुर्रम, इनके राजा बनने के बाद इन्होंने एक्चुअल में क्या किया, तो वो था पीकॉक थ्रोन, जिसको नादिर शाह चुरा के ले गया था 1730s में। जब उसने हमला किया था उसको चुरा के ले गया था। इसी से सारे का सारा सवाल हो जाएगा। जो मोती मस्जिद है वो यहाँ पे आगरा में बना हुआ है। जहांगीर का जो मकबरा है वो लाहौर में है। और कैलीग्राफी मीन्स जो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग्स लिखी होती हैं आपको किसी भी इस्लामिक स्ट्रक्चर में मिलती हैं, चाहे वो हुमायूंस टूम है, चाहे वो ताजमहल है, वो हमें इनके स्ट्रक्चर्स में मिलती हैं। सो यहाँ पे ये इस तरीके से इसको सॉल्व आप कर सकते हैं। तो आपने ये देखना है कि कौन सा सवाल है, कौन सा यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, अगर आपको 1 या 2 भी यहाँ पे पता है। सो मैच द फॉलोइंग नहीं आते हुए भी आप फिर भी थोड़ा सा लॉजिक लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। नाउ डी फिर से ये भक्ति मूवमेंट के ऊपर आया हुआ है, इसको सूफी मूवमेंट हम कह सकते हैं। अगेन मैच द फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थोक में पूछे हुए हैं, बहुत ज़्यादा इसके सवाल आपको मैच द फॉलोइंग मिलते हैं। पता नहीं क्या सोच रखा है इन्होंने कि मैच ही करवाते रहेंगे बच्चों को। अब देन 4 यहाँ पे सूफ़ी सेंट्स हैं और इनको मैच करना है। ये रिलेटिवली मैं इजी इसको सवाल बोलूँगा क्योंकि बहाउद्दीन ज़करिया जो थे वो सुहरावर्दी ऑर्डर के फाउंडर थे और इनका जो इन्फ्लुएंस था वो मुल्तान में था। यहाँ पे A4 से अगेन सारे के सारे सवाल यहाँ पे निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, ये अजमेर से हैं। अजमेर वाला अगेन ये न्यूज़ में भी था कुछ दिन पहले। बंदा नवाज़ गीसू दिराज जो थे वो गुलबर्गा से थे।
कर्नाटक वाली जो साइड है। और ये जो सूफ़ी सेंट थे ये सूफिज़म को साउथ इंडिया लेके गए थे, तो इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ही वॉज द वन जो इवन इस्लाम और सूफिज़म को साउथ इंडिया में लेके गए। बंदा नवाज़ गीसू दिराज, बंदा नवाज़ इनका टाइटल था, गीसू दिराज इनका नाम था एक्चुअल में। और नसीरुद्दीन चिराग, ये चिराग ऑफ दिल्ली इनको बोला जाता था, चिराग ए दिल्ली। तो डी का यहाँ पे 2 होगा, सो ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ये रिलेटिवली इसको मॉडरेट क्वेश्चन में बोलूँगा, ना बहुत डिफ़िकल्ट ना बहुत इजी। अगर आपने भक्ति मूवमेंट पढ़ा हुआ है तो इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। नाउ 11th क्वेश्चन, फिर से ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन हम इसमें कह सकते हैं, अर्ली मिडिवल का भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो टेम्पल्स की बात की हुई है जिनके दौरान बना था वो अगेन अर्ली मिडिवल में काफ़ी पढ़ते हैं। सो इनको फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। अब इसको हम लगाते हैं। मदुरई मीनाक्षी टेम्पल बाय द नायक्स। अब नायक्स जो आते हैं तमिलनाडु में वो 1500-1600 के आसपास आते हैं, इसके मिड में। विट्ठल टेम्पल एट हम्पी, दिस इज़ एस्टैब्लिश्ड इन 14th-15th सेंचुरीज़, जब विजयनगर एम्पायर यहाँ पे था। ये चीज़ आपने याद रखनी है, विजयनगर एम्पायर के पतन के बाद ही नायक्स एक्चुअल में रूल करने आते हैं। सो बी के बाद ही ए आएगा, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे क्लियर रखनी है। सो फर्स्ट यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है और फोर्थ भी एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि नायक्स का रूल कब आता है, विजयनगर के बाद ही आता है। देन ग्रुप ऑफ टेम्पल्स एट पट्टाडक्कल, ये चालुक्याज इसको बनवाते हैं। ये कर्नाटका में एक सिटी है जो कि अब यूनेस्को साइट भी है। बहुत सारे टेम्पल्स इसके यूनेस्को साइट के अंदर आ जाते हैं, पूरी की पूरी साइट ही उसमें इंक्लूड की हुई है। और ये जो है बहुत अर्ली टेम्पल्स हैं, 6-7 सेंचुरी एडी में इनको बना दिया गया था। एंड देन है बृहदेश्वरा टेम्पल तंजौर, जो कि 1000 एडी के आसपास आता है। अगेन आपको आइडिया ही लेना है, एग्जैक्ट डेट को याद करके आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट एक ब्रॉड आपको आइडिया होना चाहिए। एंड देन द आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, CDBA, CDBA। सो बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो आपको नहीं भी पता है तो इस तरह के लॉजिक से आप काफ़ी सवालों को हल कर सकते हैं। बट अगेन इस क्वेश्चन का लेवल अगर देखें तो स्टिल मैं इसको डिफ़िकल्ट में ही कंसिडर करूँगा, क्योंकि ऐसे टेम्पल्स, हर टेम्पल कैसे पता होना, हर सिटी कैसे पता होना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क, एक ईजी चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। अब 12th क्वेश्चन है, यहाँ पे कौन सी वेमेन जो सेंट्स हैं साउथ इंडियन भक्ति मूवमेंट की, वो अद्यार सेंट्स हैं। आई थिंक यहाँ पे जो बात हो रही है वो नयानार सेंट्स की हो रही है, क्योंकि अगर यहाँ पे एक लॉजिक लगाया जाए, क्योंकि यहाँ पे 3 ही ऑप्शंस दिखते हैं। सो अगर आप लॉजिक लगाएं, कराईकल अमैयार और ये जो 2 और नाम है जो डिफ़िकल्ट नाम है, ये तीनों विमेन नयानार सेंट्स हैं, जो कि शिव भक्त थी, तो लॉर्ड शिवा को मानती थी। और जो गोडा देवी थी, जिनको अंडल भी बोला जाता है, ये एक वैष्णव थी। और अक्का महादेवी यहाँ पे लिंगायत मूवमेंट से थी। तो यहाँ पे फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जो आंसर बनता है तो डैट विल बी ACE। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि तीनों जो हैं वो नयानार सेंट्स आती हैं इसी मूवमेंट से, इसी ब्रांच से आप कह सकते हैं साउथ इंडियन भक्ति मूवमेंट से। ये तीनों जो विमेन हैं वो बिलोंग करती हैं, तो बाकी जो दोनों हैं वो डिफरेंट ब्रांच से बिलोंग करती हैं, एक वैष्णव और एक यहाँ पे लिंगायत मूवमेंट से बिलोंग करती हैं। सो सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। नाउ 13th क्वेश्चन, फिर से मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आपने इंस्क्रिप्शंस को मैच करना है। आई होल इंस्क्रिप्शन की हमने बात की थी। आई होल इंस्क्रिप्शन इज़ पुलकेशिन II, जो कि हर्षा से हारा था। सांची कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ये चंद्रगुप्त से रिलेटेड है, क्योंकि सांची में इन्होंने बुद्धिस्ट को कुछ दान दिया था। अगर आप देखें A3 भी अगर आप कर लें तो क्वेश्चन यहाँ पे आपका सॉल्व हो जाता है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन यहाँ पे समुद्रगुप्त का होगा, जहाँ पे उसके पोएट ने खूब सारी इसकी तारीफ़ की गई है। और बड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो बचा मिहिर भोज का होगा, फिर से मिहिर भोज के ऊपर सवाल आया हुआ है। सो ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से मैच द फॉलोइंग रिलेटिवली ईजी है, लेकिन फिर भी इसको मैं मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट कैटेगरी में डालूँगा, क्योंकि सांची और बारा वाला जो है अगेन ये आपको टेक्स्ट में नहीं मिलता है। अब यहाँ पे टैक्सेशन यूनिट्स और पर्सनालिटीज़ की बात की जा रही है कि
किस राजा ने कौन सा सिस्टम लगाया, चाहे वो टैक्स का लगाया या किसी लैंड मेजरमेंट का लगाया या कुछ भी ऐसा। दहसाला सिस्टम किसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया? अकबर के दौरान इंट्रोड्यूस हुआ था, वो भी राजा टोडरमल जो कि उनके फाइनेंस एक्सपर्ट थे। A2 यहाँ पे हो जाता है। देन हम आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सिकंदर लोदी, जिसके नाम पे लुधियाना भी रखा गया है, ये एक लोदी डायनेस्टी से अफ़गान रूलर थे जिन्होंने गज़ सिकंदरी, जो कि अगेन जैसे गज़ आपको पता ही होगा एक मेजरमेंट का यूनिट है, इन्होंने इसको डेवलप किया। तो यहाँ पे A2 D4 भी अगर आपको पता है तो C इसमें आप करेक्ट आंसर निकाल दोगे। और जो बिस्वा नाम का जो एक लैंड का जो मेजर करने का तरीका था अलाउद्दीन खिलजी ने निकाला, और B का दफ्तर यहाँ पे शाहजहां के टाइम पे आया। अलाउद्दीन खिलजी ने ये सब चीज़ें इसलिए की क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलना चाहता था, और दुआब में तो उसने 50% तक टैक्स लगा दिया था। तो ही वॉज़ वेरी कीन, वो बहुत इंटरेस्टेड था कि जितना ज़्यादा मैं टैक्स लगा पाऊँ उतना मैं लगाऊंगा, ठीक है। उसके लिए मेजर करना ही बहुत ज़रूरी है, तो इसमें C करेक्ट आंसर होगा। देन 15th क्वेश्चन, फिर से यहाँ पे क्रोनोलॉजी को देखना है। क्रोनोलॉजी और मैच द फॉलोइंग बहुत ज़्यादा पूछा गया है, जैसे हम यहाँ पे देख ही पा रहे हैं। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे होती है 1931 में, दांडी मार्च 1930 में। मोटा मोटा हम यहाँ पे देखने वाले हैं, एग्जैक्ट डेट की ज़रूरत नहीं है। राउलेट एक्ट क्लियर है यहाँ पे 1919, जो कि सबसे पहले आती है। जो जतिन दास, जिन्होंने एक्चुअल में 64 दिन का व्रत रखा था, उसके बाद ये शहादत इनको मिली थी, शहीद हो गए थे। तो ये जो डेट है थोड़ी सी ट्रिकी यहाँ पे हो सकती है। तो सबसे पहले तो 3 सबसे पहले आएगा, ठीक है। और अगेन बहुत इजी क्वेश्चन बन जाता है अगर हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। क्वेश्चन अच्छा बनाया हुआ है, लेकिन ऑप्शंस बनाने में बहुत इजी इन्होंने कर दिया, बिकॉज 3 एक ही जगह में आगे दिखता है, और 3, 4, 2, 1 इसका डायरेक्ट आंसर बन जाता है अगर हम इसमें नोटिस करें। सो क्वेश्चन अच्छा बनाने के बावजूद भी ये जो क्वेश्चन बनेगा दैट विल बी ऑफ इजी लेवल, क्योंकि ऑप्शंस अच्छे से फ्रेम नहीं किए गए हैं। ऑप्शंस कंफ्यूजिंग होते तो डेफिनेटली इसमें गलतियां ज़्यादा करवा सकता था कमीशन, लेकिन अगेन ऑप्शंस फ्रेम करने में दे वर प्रीटी पुअर, आई मस्ट से, काफ़ी गलतियां उन्होंने की। अब 16th क्वेश्चन, फिर से मैच द फॉलोइंग। अगेन हमने जो बात की है कि जो फॉरगॉटन पर्सनैलिटीज़ हैं नेशनल मूवमेंट से जुड़ी हुई, उनको ज़्यादा प्रोमिनेंस यहाँ पे दी जा रही है। और सबसे पहले हैं डॉक्टर D.K. कार्वे, ढोंडो कार्वे, जो कि महाराष्ट्र से थे और इन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी काम किया। सो अगर A4 भी आपने यहाँ पे कर दिया तो आंसर आप यहीं से निकाल दोगे। सो D.K. कार्वे महाराष्ट्र साइड में विमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी कुछ किया इन्होंने, स्कूल्स बनवाए, हॉस्टल्स बनवाए, विडोज़ रिमैरिज वगैरह का भी इन्होंने उन चीज़ों के लिए भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। सेकेंड है लक्ष्मण नायक, ये कौन थे? ये थे गांधी ऑफ मलकनगिरी। ये कर्नाटका साइड में अगर हम देखें तो वहाँ पे एक लेबर लीडर थे, वहाँ पे लेबर के लिए काफ़ी इन्होंने काम किया और यहाँ पे ही उनको टाइटल दिया गया गांधी ऑफ मलकनगिरी। तो साउथ में ही काम इन्होंने ज़्यादा किया। मटंगनी हजरा, जिनके बारे में 2 सवाल आए हुए हैं, उनको ओल्ड गांधी बोला जाता है। जो बचा है ही इज़ एसोसिएटेड विद हिंदी लिटरेचर, इन्होंने काफ़ी प्रोमिनेंट चीज़ें यहाँ पे हिंदी लिटरेचर में लिखी। हालांकि मटंगनी हजरा जो यहाँ पे हैं, ओल्ड गांधी इनको बोला जाता है, लेकिन थी वो रेवोल्यूशनरी। तो ये नहीं है कि अगर वो ओल्ड गांधी इनको टाइटल दिया है तो वो रेवोल्यूशनरी नहीं होगी। हालांकि गांधीज़म से हम शांति को समझते हैं, शांति, सत्याग्रह, पीस एंड नॉन वायलेंस, लेकिन असल में वो एक रेवोल्यूशनरी थी। सो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। सो इफ़ यू नो D.K. कार्वे वाला, तो इसमें बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट ही हो जा रहे हैं। नाउ 17th क्वेश्चन। अब इसमें जो तांत्या टोपे थे, जो कि बहुत ही फेमस हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर थे 1857 के, उनके बारे में 4 स्टेटमेंट्स हमने पढ़नी है। ये इसको मैं एक वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बोलूँगा, काफ़ी डीप उनके बारे में पूछा हुआ है। दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। और अगर मैं एस्पिरेंट्स के हिसाब से देखूँ तो उनका असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग राव, जो कि बिल्कुल सही है, एक ब्राह्मण थे वो महाराष्ट्र के। अब बिथूर जो कि कानपुर के पास है, वो नाना साहेब और मोरापन तांबे से मिले, ये भी सही है। मोरापन तांबे फादर ऑफ रानी लक्ष्मीबाई थे, जिनके साथ मिलके इन्होंने काफ़ी काम किया है। योला से बिलोंग करते थे, ये भी सही है। और इन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान में लड़ाइयाँ लड़ी, ये भी सही है। क्योंकि ग्वालियर अगर हम देखें राजस्थान के बहुत ही पास पड़ता है,
हमें लगता है कि राजस्थान में 1857 के रिवोल्ट के कोई भी बैटल्स नहीं हुए, लेकिन ऐसा गलत है। अगर आप आरएस की तैयारी करते हैं तो यू विल रीड कि राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले किया कुछ रेवोल्यूशनरीज़ ने। तो राजस्थान में डेफिनेटली 1857 का बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिला है, काफ़ी वहाँ पे असर देखने को मिला है। सो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह उन्होंने रिवोल्ट यहाँ पे किए, स्पेशली झालावाड़ में, बूंदी साइड और इवन ऊपर सीकर जाके भी उन्होंने कुछ लड़ाइयाँ की। तो ये स्टेटमेंट सही है, इसको गलत नहीं समझना है। तो इसमें डी करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि एमपी और राजस्थान दोनों जगह उन्होंने लड़ाइयाँ की और विद्रोह किए। झालावाड़ अगर आप देखें तो बिल्कुल एमपी के पास वाला ही जो ज़िला है दैट इज़ झालावाड़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 18वां। फिर से आपको इसमें मैच करना है, लेकिन मैच ऑलरेडी दिया हुआ है, आपने बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। उषा मेहता, इन्होंने क्लैंडेस्टाइन रेडियो ब्रॉडकास्ट किया। क्लैंडेस्टाइन मीन यहाँ पे सीक्रेट, तो बिल्कुल कांग्रेस का जो अंडरग्राउंड रेडियो था इन्होंने उसमें काफ़ी काम किया, सो दैट इज़ करेक्ट। केटी भाष्यम लोकल गवर्नमेंट, दिस इज़ रॉन्ग। चित्तू पांडे लेबर अनरेस्ट, ये भी गलत है। इन्होंने एक्चुअल में इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया। केटी भाष्यम लेबर अनरेस्ट से थे और चित्तू जो पांडे थे वो लोकल गवर्नमेंट उन्होंने चलाई थी। और मटंगनी हजरा फिर से, इसका हमने अभी किया था, इन्होंने अटैक ऑन पुलिस स्टेशन किया था, दिस इज़ राइट। ये 72 ईयर्स की थी जब इन्होंने अटैक किया और इनको गोली से मार के इनको अगेन शहीद कर दिया गया था। सो डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। ए एंड डी, अगेन इस क्वेश्चन को मैं वेरी डिफ़िकल्ट कैटेगरी में रखूँगा, बिकॉज बहुत ही यहाँ पे चित्तू पांडे को अगर हम छोड़ दें तो जो यहाँ पे पर्सनैलिटीज़ को जो यहाँ पे पूछा गया है वो रिलेटिवली लेस नोन है, उनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता है। तो हिस्ट्री का ओवरऑल अगर हम लेवल देखें, जैसा हम देख ही रहे हैं, सो एक बहुत इजी लेवल हम नहीं कह सकते। क्वेश्चन का लेवल डेफिनेटली डिफ़िकल्ट है, हालांकि कुछ के ऑप्शन हम इजी कह सकते हैं। अब हम लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को यहाँ पे मैच करने वाले हैं। कुछ रिवोल्ट्स हुए थे उनके हमने मैच करने हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि यहाँ पे टीपू शाह जो हैं वो किस रेबेलियन के लीडर थे। सो दैट इज़ पागलपंथी, टीपू शाह और करम शाह, जो कि बंगाल साइड में होता है। अगेन ये एक ट्राइबल टाइप ही रिवोल्ट था उस साइड में, नॉर्थ ईस्ट वाली साइड में, बंगाल वाली साइड में। एंड देन जो चेत सिंह है वो बनारस से थे। अगर आप नेम से भी देखें तो बनारस के साथ चेत सिंह का ही एक मैच होता है, क्योंकि डेफिनेटली एक हिंदू, बनारस इज़ मोर ऑफ, अगर हम देखें तो वहाँ पे हिंदुज़म की ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं और वहाँ पे हिंदू राजा ही रहे थे। सो इसलिए चेत सिंह जो थे वो बनारस के राजा थे। तो सी का 1 यहाँ पे आपने देखना है। तो बाकी दोनों यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं। एंड देन जो डुड्डू मियाँ है यहाँ पे, इफ़ वी जस्ट सी, डुड्डू मियाँ हैं, डैट इज़ फराइज़ी मूवमेंट, क्योंकि हाजी शरीयतुल्लाह के बेटे थे, हाजी शरीयतुल्लाह। सो बी का यहाँ पे 2 हो जाता है, 1 का 4, बी का 2 और सी का फिर 1, एंड डी का टीटू मीरेज तरीक़ा मोहम्मदिया। सो बेसिकली इसमें जो 2 हैं वो इस्लामिक मूवमेंट्स से एसोसिएटेड हैं, इस्लामिक रेबेलियंस। एक यहाँ पे ट्राइबल कह सकते हैं और एक आप एक राजा का रिवोल्ट कह सकते हैं। सो अगेन ये भी एक मॉडरेटली डिफ़िकल्ट मैं इसको सवाल बोलूँगा, बिकॉज फॉरगॉटन पर्सनैलिटीज़ जिनके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, फिर से उन्हीं के ऊपर सवाल है। सो सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे ही लॉजिक लगा के जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे ही लॉजिक से ही आप सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। ना 20th क्वेश्चन, इनमें से कौन से जो लीडर्स हैं कांग्रेस के वो एक से ज़्यादा प्रेसिडेंट रह चुके हैं। एस.एन. बैनर्जी रह चुके हैं, नौरोजी तो 3 बार रह चुके हैं, विलियम वेडरबर्न भी यहाँ पे 2 बार रह चुके हैं, एक बार शुरुआत में बने थे, एक बार 1900s में बने थे। W.C. बनर्जी भी रह चुके हैं, यहाँ पे आरएम सयानी है वो 1 ही बार बने थे, ओनली 1। तो यहाँ पे A, C, E एंड B करेक्ट आंसर होगा B। अगेन ये भी एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बिकॉज अब हर लीडर का देखना है कि कौन कितनी बार रहा है, ये एक ईजी टास्क यहाँ पे नहीं है। अगेन दिस विल बी अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, और ये सबके लिए डिफ़िकल्ट होगा, ऐसा नहीं है कि ये किसी एक ही सेक्शन के लिए डिफ़िकल्ट होगा। इवन जिन्होंने हिस्ट्री डीप में ही पढ़ी है उनके लिए भी ये सवाल डिफ़िकल्ट है। अब महाराजा रंजीत सिंह के ऊपर सवाल है। अब महाराजा रंजीत सिंह केम फ्रॉम करोड़ सिंगिया मिसल, दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि वो शुकर चकिया मिसल से थे। ये रिलेटिवली ईजी सवाल है।
शोकर चकिया मिसल से थे, जो कि पाकिस्तान के गुजरांवाला करके जो जगह है वहाँ पे बेस थे शुरुआत में। उसके बाद वो लाहौर में आके सेटल हुए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकंड इज़ कि जॉन फ्रांको एलार्ड और जॉन बप्टिस्ट वेंचुरा वो नेपोलियनिक जनरल्स थे महाराजा रंजीत सिंह के सेवा में, ये बिल्कुल सही है। महाराजा रंजीत सिंह की अगर हम बात करें तो 40 से ज़्यादा यूरोपियंस उन्होंने कहीं ना कहीं डिप्लॉय किए हुए थे। इनमें से 2 अलार्ड और वेंचुरा भी थे, जो सबसे इंपॉर्टेंट में से एक थे। जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट थे वो यही दोनों थे। असल में 40 से ज़्यादा यूरोपियंस उन्होंने एम्प्लॉय किए हुए थे। उन्होंने मॉडर्नाइज भी किया पंजाबी आर्मी को। सो सेकंड स्टेटमेंट विल बी करेक्ट और बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि फर्स्ट वाला यहाँ पे गलत है। नाउ 22nd जो क्वेश्चन है, नाउ दिस इज़ रिगार्डिंग द डेक्कन राइट्स। जो रैयतवाड़ी सिस्टम था आपके महाराष्ट्र वाले साइड में, उसके रिगार्डिंग है। सो अमेरिकन सिविल वॉर ने इंडिया में कॉटन प्रोडक्शन को इम्पैक्ट किया। दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि अमेरिका जो था उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो कॉटन है वो सप्लाई करता था ब्रिटेन को। अमेरिका की जो कॉटन था वो बेटर था इंडिया वाले से, तो सबसे ज़्यादा कॉटन है वो यहीं से आती थी। लेकिन जैसे ही सिविल वॉर हुई तो वहाँ से कॉटन आनी बंद हो गई। अंग्रेज़ों ने क्या किया, इंडिया में कॉटन को बढ़ावा दिया। सो व्हाट हैपेंड, कॉटन प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ गई, तो कुछ टाइम के लिए किसानों को फ़ायदा होता है। सो कॉटन प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ी, ये भी सही है। और 62 में 90% ऑफ कॉटन इंडिया से गई, ये भी सही है, क्योंकि 1861 के सिविल वॉर की वजह से अमेरिका से जो जा रही थी वो कम हो गई उस लड़ाई की वजह से। उसके बाद कॉटन के एक्सपेंशन के बाद रैयत हैं जो किसान हैं वो शाहूकारों से रिच हो गए। एब्सर्ड स्टेटमेंट है। शाहूकार इतने अमीर होते थे, मोस्टली शाहूकार सबसे अमीरों में से एक आते थे, तो वो आम इंसान से गरीब कैसे हो जाएंगे। सो दिस इज़ अ वियर्ड स्टेटमेंट एक्चुअली। और जो डेक्कन राइट्स हैं वो शाहूकार का रिएक्शन था रिच रैयत जो कि फार्मर्स के ख़िलाफ़। ये फिर से एक वियर्ड स्टेटमेंट है। शाहूकार लोग आंदोलन और ये जो राइट्स हैं, दंगे कब से करने लगे। तो यहाँ पे आपको लॉजिक से ही चलना है। अगर आपको नहीं भी ये सवाल आता है तो 2 स्टेटमेंट बिल्कुल ही वाहियात और एब्सर्ड लग रहे हैं यहाँ पे। सो डी और ई यहाँ पे एलिमिनेट करने हैं आपने, एंड ए ही इसमें करेक्ट आंसर होगा। या 23rd, अब ये 3-4 जो सवाल हैं वो आर्ट एंड कल्चर के होंगे। अगेन इनको भी हम इजी नहीं कह सकते हैं, बहुत टिपिकल इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। 23rd क्वेश्चन इज़ मंजूषा आर्ट के बारे में, जो कि आजकल बिहार वाले एरिया में है। अंग देश, बिहार बंगाल वाले में अंग देश, जैसे कि जहाँ पे चंपा कैपिटल हुआ करती थी एंशियंट इंडिया की, तो वो वाले एरिया को कहते हैं। भागलपुर अगेन इज़ अ सिटी इन बिहार, तो वहाँ पे ये आर्ट फॉर्म हमें दिखती है। दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। और सेकंड वहाँ पे है कि पिंक, ग्रीन और येलो कलर्स ही यूज़ होते हैं, ये भी एकदम सही है। ये रिसेंटली न्यूज़ में थी ये आर्ट दिस वाज अ न्यूज़ रिसेंटली, कुछ महीने पहले न्यूज़ में थी। बट अगेन स्टिल एक फॉरगॉटन आर्ट सिस्टम को इन्होंने पूछा हुआ है, इसको मैं टफ ही क्वेश्चन बोलूँगा। दोनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होंगी। ये स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, अगर हम बात करें इस आर्ट की, दिस इज स्टाइल ऑफ पेंटिंग। नाउ सेकंड 24th क्वेश्चन है, फिर से मैच द फॉलोइंग है, फिर से पेंटिंग के रिगार्डिंग है। अगेन दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि पर्टिकुलर अगर हम बात करें इसमें एक पेंटिंग का जो है टाइप पूछा हुआ है कि कौन सा पेंटिंग कौन से टाइप का है। जो किला कोट है वो पिछवई है, पिछवई आपको राजस्थान में मिलती है। देन है बी का 1 कोहबार का मधुबनी पेंटिंग, जो कि बिहार वाली साइड में आपको मिलती है। सी का 2 पटचित्र जो है आपका, ये उड़ीसा वाली साइड में है। ये एक स्क्रॉल पेंटिंग होती है, जो स्क्रॉल्स होते हैं, दिस इज़ अ स्क्रॉल पेंटिंग एक्चुअली। और मोरा कुटी जो यहाँ पे है ये सांजी है, सांजी यूपी में आपको पेंटिंग टाइप मिलती है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है, ऐसे जो डिफ़िकल्ट सवाल हैं जो बहुत ही डीप में पूछे हुए हैं कि पर्टिकुलर पेंटिंग कौन सा टाइप है, इनको आपने इग्नोर करना है। दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, लेकिन इसको आपने इग्नोर करना है। अगर न्यूज़ में है तभी इसको कवर कीजिए, डीप अगर आर्ट एंड कल्चर की बातें करें। अदरवाइज़ मधुबनी, पटचित्र ये सब तो पढ़ते ही हैं, लेकिन उसमें भी फर्दर कौन सी टाइप है ये सबकी पढ़नी ज़रूरी नहीं है। अदरवाइज़ आप जीएस के अनंत आकाश में खो जाएंगे, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये समझ में नहीं आएगा। कुछ टॉपिक्स इग्नोर ही करने होते हैं और यहाँ पे वही करना है। फिर से उसी के यही पेंटिंग्स के बारे में सवाल है। मातानी पचेड़ी जो है डैट इज़ गुजरात, अगेन ये एक जगह का नाम है। संजी पेंटिंग हमने अभी किया, यूपी का है।
फड पेंटिंग जो कि एक स्क्रॉल पेंटिंग है, राजस्थान में आपको मिलता है। सौरा पेंटिंग इज़ इन उड़ीसा। सौरा ट्राइबल्स यहाँ पे करते हैं, ट्राइबल्स की पेंटिंग होती है। अगेन ये भी एक डिफ़िकल्ट, मॉडरेटली डिफ़िकल्ट इसको बोलेंगे, बट सिंस स्टेट पूछा हुआ है तो स्टिल उतना इसको हम नहीं कहेंगे, स्टिल डिफ़िकल्ट में तो हम इसको काउंट कर ही लेंगे। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टिल आई रिपीट, हर चीज़ के तह तक नहीं जाना है, पीएचडी नहीं करना है। अगर पेंटिंग के ऊपर 2-3 सवाल आ गए हैं उसमें बहुत डीप में नहीं जाना है, बिकॉज यही ट्रिक्स होती हैं इनको फंसाने के लिए बच्चों को। सो डोंट गो आफ्टर दिस, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगली बार हो सकता है पेंटिंग का अगली 2 या 3 बार एक भी सवाल ना आए। अब लास्ट क्वेश्चन जो इसमें है ये टेक्सटाइल्स के रिगार्डिंग है। ये भी आपको डीप ही सवाल मिलता है, डीप क्वेश्चन, कि पर्टिकुलर जो कपड़ा है उसकी कौन कौन सी टाइप हैं। यहाँ पे शबनम जो है वो एक मसलिन होता है, मसलिन माने मलमल। मशरू इज़ कॉटन सिल्क, इसकी साड़ियाँ वगैरह बनती हैं। ढबला इज़ वूल, ये राजस्थान और गर्म इलाके में आपको वुल मिलता है। और छीन्स यहाँ पे कॉटन है, जो कि काफ़ी ब्रिटिश डिमांड में होता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे छीन्स काफ़ी ज़्यादा लिया करती थी। तो छीन्स इज़ अ प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ। तो छीन्स वाला मॉडर्न हिस्ट्री से आप कर सकते हैं। तो D2 यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो अगेन दिस इज़ अ डीप क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इनके डीप में नहीं जाना है, क्योंकि एक सवाल आ भी गया, डोंट गो आफ्टर द टॉपिक। ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने ये भी देखना है कौन सी चीज़ हमने इग्नोर करनी है। तो आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, ट्रेंड को थोड़ा सा एनालाइज किया होगा। तो आई जस्ट होप आप इन्हीं ट्रेंड्स को मद्देनज़र रख के अपनी तैयारी करेंगे, और कट ऑफ और जो भी डिस्कशन चल रही है उसको आप भूल कर अपनी अगली तैयारी में जाएं। कितनी कट ऑफ आएगी, कितना नहीं आएगा, इस सारे डिस्कशन को छोड़ दें, क्योंकि हम पास में जाके कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। और अब सिर्फ आगे की ओर ही ध्यान दें। और तब तक जय हिंद, और अच्छे से अपनी तैयारी करें।